जय हिंद साथियों, अगर आप भी बिहार कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो इस सेट को आप ज़रूर लगाइए। और इस सेट में आप देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि ये बिहार कांस्टेबल की सेट है और ये समझिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण सेट है। मैं कहूँ तो ये ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है और ना ही ज़्यादा ईजी है। तो इस सेट को आप ज़रूर शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो ये 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आगे है, जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर आपका पार्श्वनाथ थे। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ये आपका मस्की एवं गुर्जरा एवं उंडेगोलम यानी तीनों में आपको मिलता है। याद करिएगा, ये तीनों में इसका आंसर यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? तो ये 1025 में किया गया था। कब किया गया था? 10 से 25 में। आगे है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध था, उसका सही क्रम आपको इसमें सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? देवरा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, इसके बाद बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद सरहिंद का युद्ध। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रैयतवारी। कौन सा हो जाएगा? रैयतवारी। और इसकी रैयतवारी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं थॉमस मुनरो के द्वारा चलाया गया था और कैप्टन रीड थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर से चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो ये आपका लॉर्ड मेयो हो जाए। याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सेट में बहुत ही बेहतरीन सेट है दोस्त, तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए 8 नंबर है, 1857 की क्रांति के संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये आपका किसका था? तो डिजरायली का। किसका था? डिजरायली का, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे है, महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्रिका काल के संपादक कौन हुए? तो ये आपका प्रांजपे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य बताइएगा कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिएगा, इसमें से 3 सदस्य थे। कौन कौन से कैबिनेट मिशन में? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, इसके बाद अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस थे। याद करना है दोस्त, इसमें से पूछ देगा कौन अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसेना मंत्री थे और इस प्रकार से इसमें देखिएगा तो तीनों थे। और क्लीमेंट एटली इसका नहीं हो जाएगा। तो इसमें 3 वो थे। कौन कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्षता किए थे। ए.बी. अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो ये नौसेना मंत्री थे और पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन क्लीमेंट एटली नहीं थे। इसके बाद है आगे, असत्य मिलान करना है आपको। असत्य मिलान करना है यानी कि इधर लिखा गया है आपका पुस्तक है और उधर व्यक्ति का नाम दिया गया है। इंडियन लिख के आपका कौन हुए? तो इंडियन लिख के आपका सुशील कुमार घोष, ये आपका सही है। वेद समाज की बात करते हैं तो वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी ठीक है। तत्वबोधनी सभा की बात करते हैं तो देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। लेकिन बालिका विद्यालय की बात करते हैं तो ये दोस्त रॉन्ग हो जाएगा। और बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद आगे है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो अगर बात करें कौन सा ये था तो आपका ली आयोग हो जाए, जो कि कब हुआ था? तो 1924 में। याद रखिएगा, 1923-24 के संबंध में हुआ था ये ली आयोग। तो ये आपका 1924 में ली आयोग का गठन किया गया था। और अगर बात करें लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1926 में। याद रखना है आपको कब हुआ था? तो 1926 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी एक सेकेंड दोस्त, निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? यानी डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन हुए, इसका आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेकेसवियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से शामिल नहीं था? तो इसमें से मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो जर्मनी। याद रखिएगा, मित्र राष्ट्र में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता किन्हें माना जाता है? विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता की बात करते हैं तो ये आपका मार्टिन बेहम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो टाइटन है। याद रखना है दोस्त, टाइटन है। कौन सा? टाइटन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक उपग्रह वाला यानी सैटेलाइट वाला अगर ग्रह आपसे पूछ दे तो कौन सा है? तो ये आपका शनि ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी होगा। और ज्ञानीमीड की बात करते हैं तो किसका है? तो बृहस्पति का है। इसके बाद ट्रिटोन की बात करें, टाइटन है। टाइटन तो आपका शनि का हो गया। इसके बाद ट्रिटोन की बात करते हैं तो वरुण का हो जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो काली और तीस्ता। याद रखना है, काली और तीस्ता किसके मध्य है? तो नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के मध्य अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के मध्य कौन सा अवस्थित है दर्रा? तो घोरघाट दर्रा। याद रखना है आपको कौन सा है, तो घोरघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 19 भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है? इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद आगे है, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग समीप शेषनाग झील से हुआ है? तो ये आप याद रखिएगा, झेलम नदी। ये कौन सा नदी है? तो झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है वो आपको इसमें से ढूंढना है। देखिएगा, सात ताल झील की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है, राकस ताल की बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड में है, और देवताल की बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड में है। चंद्रताल ये जो है सो आपका नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 22 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आरम वर्षा के नाम से जानते हैं? तो इसमें से आपको आंसर देना है। सो किस में जो है किस क्षेत्र में जो है आम्र वर्षा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जानते हैं? तो विकास उद्योग को किसके नाम से जानते हैं, मतलब किस उद्योग को जानते हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग। याद रखिएगा दोस्त, कौन सा? तो मोटर गाड़ी उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश यानी साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो लक्षद्वीप का। याद रखना है आपको, लक्षद्वीप का है। इसके बाद है आगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आपको कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP पूछ रहा है, तो आपका नैरोबी केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठन के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है? इनमें से आपको ढूंढना है जो कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य जो है बिचौलियों का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा दोस्त? उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका। इसके बाद आगे है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो इनमें से आपको चुनना है जो किनके अध्यक्षता जो है भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। तो 28 का इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये भीमराव अम्बेडकर। और इसमें मैं बता दूं दोस्त, संचालन समिति की बात करते हैं। संचालन समिति कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वही प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो ये कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और संघीय संविधान समिति की बात करें तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये आपका था, कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। याद रखना है दोस्त, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। वही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। याद रखना है दोस्त, राज्यसभा के सदस्य की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दोस्त याद करिएगा, छठी अनुसूची में शामिल कौन सा नहीं है? तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर नहीं है। याद रखना है दोस्त, मणिपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? इसमें से आपको दिखेगा दोस्त, मेघालय का जो है 1987 में गठन नहीं हुआ है। बाकी का मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन की बात करते हैं तो 1987 में हुआ है। इस प्रकार से राइट आंसर कब क्या हो जाएगा? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा किया गया? तो कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद आपका 43 हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन से 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सभी लोग जानते भी होंगे कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और 1 बार जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 35 का कमेंट करके भी आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। आगे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? ये आपका 104वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्न में से कौन अदिश राशि है, याद करना है कौन सा सदिश एवं अदिश। इस चैप्टर को भी आप अच्छा से देख सकते हैं और देख लेंगे। इनमें से अदिश चुनना है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि हो जाएगा, बाकी का वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ये सब क्या है तो ये एक सदिश राशि है। इसके बाद आगे है न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है। बल का व्यंजक आपसे पूछा है दोस्त, ये द्वितीय नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा नियम के तहत जो है सो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि F बराबर क्या होता है तो ma, याद रखना है F बराबर ma। F क्या होता है तो फोर्स होता है, m मास होता है और A क्या होता है तो त्वरण होता है। आगे है निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है। दोस्त शक्ति का मात्रक इसमें से कौन नहीं है, ये आपको इसमें से चूज करना है। तो याद रखिएगा HP क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन वाट घंटा की बात करते हैं तो ये ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ऊर्जा का होता है। मेगावाट की बात करते हैं तो ये शक्ति का होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है दोस्त। आगे है जल का महत्तम घनत्व किस फ़ारेनहाइट पे होता है, तो किस फ़ारेनहाइट पे होता है, ये कि आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। आप किस प्रकार से निकालिएगा, तो निकालने का भी आप फार्मूला लिख लीजिए दोस्त, C/100 इक्वल F-32/180। अब आप जान चुके हैं कि जल का महत्तम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो C के जगह आप 4 रख लेंगे, यहाँ से आप F का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 39.2 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको। इसके बाद है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें से आपको चूज करना है। देखिएगा ये जो गामा किरण है ये कौन सा है, ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। याद करिएगा, अवतल दर्पण में कोई व्यक्ति अगर वक्रता केंद्र पे है तो उसकी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ है तो केंद्र पे है तो केंद्र पे ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेक्लांसियस सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका क्या गुण होना चाहिए, यानी कि जो हम लोग घर में विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं वो किसका बना होना चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। आगे है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है। पृथ्वी पर धातु आपसे पूछा है दोस्तों, धातु कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कौन सा धातु पाया जाता है, तो धातु एल्युमिनियम हो जाएगा। सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये कौन सा है, तो सिलिकॉन अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्त, इसका आपसे पूछा है जो कौन सा धातु पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए एल्युमिनियम। लगभग में 8% के लमसम में पाया जाता है, तो याद करिएगा। इसके बाद है 46 नंबर दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब दाब बढ़ता है तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है तो बढ़ेगा। क्वथनांक हमेशा ही बढ़ते रहता है दोस्तों, आप एक लॉजिकल में आप याद कर लीजिएगा, उसको घटाएंगे तो घटेगा और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो याद करना है। इसके बाद आगे है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया है, ये आपका ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया है। अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। चलिए आगे है निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको इसमें से ढूंढना है। तो मीथेन, देखिएगा दोस्त मीथेन कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब जो है सो क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आगे है कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया है। कोशिका के केंद्रक की खोज आपसे पूछ रहा है तो किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एक संकरणीय क्रॉस में F2PD के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात पूछा है। दोस्त फिनोटाइप का अनुपात पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, 3:1। याद रखना है, एक संकरणीय में आपको पूछे F2 के PD के पौधे को फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमेंट करके भी जरूर बताएं, क्लोरेला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ये केबिन में उगाया जाता है दोस्त। आगे है
पादप जगत के किस वर्ग की वनस्पति जगत का उभयचर माना जाता है? तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत के वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताएं। मध्य फल भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है, निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है? तो किस ऊतक के द्वारा मजबूती प्रदान करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरन कायमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग की जंतु समतापी होते हैं? समतापी आपसे पूछ रहा है किस वर्ग के जंतु के होते हैं? तो ये पक्षी वर्ग, याद करना है, पक्षी वर्ग के समतापी होते हैं। इसके बाद आगे है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? तो अग्नाशय से किसका स्रावन नहीं होता है? तो आप लोग याद करिएगा, इरेप्सिन का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है। बाकी का ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। आगे है, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है? तो ये किस भाग का होता है? तो ये आप याद रखिएगा, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सेरेबेलम। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना का था? तो 5वीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन की बात करते हैं तो 1938 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? आरबीआई की स्थापना आपको पूछा है, जो किस आयोग के जो है सो सिफारिश पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन आयोग। कौन सा? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1935 में हुआ था। आगे है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? कौन सा आपको डायरेक्ट टैक्स आपसे पूछा है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका संपत्ति कर कौन सा टैक्स है? तो ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो प्रतिभूति घोटाला से हम देखेंगे ऑप्शन कौन कौन सा है देखेंगे। तो प्रतिभूति घोटाला की बात करते हैं तो जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो प्रतिभूति घोटाला से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम MS स्वामीनाथन समिति की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण से है, याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सकरिया आयोग की, सकरिया समिति की केंद्र राष्ट्र से संबंधित था। आगे है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो रसखान है। कौन है? रसखान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय वियना में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आपसे दोस्त पूछा, आचार्य विनोबा भावे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे है, निम्न यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूनाइटेड किंगडम का आपका राष्ट्रीय पशु पूछा है तो ये आपका हो जाएगा रेड ब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो कि 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। इसके बाद आगे है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे में है। कहाँ में है? तो ट्राम्बे में है। और ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां तो आप सभी लोग भी जानते होंगे। बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं तो शहनाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न दिया गया है, जो कि 2001 में दिया गया था। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट से है? महाप्रयाण घाट की बात करते हैं तो दोस्त महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किड के उपनाम से जानते हैं? तो आप याद करेंगे, लाइटनिंग किन के नाम से जो है से किस खिलाड़ी का हम जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो चेस से है दोस्त, याद रखना है। किससे है? तो चेस से है, शतरंज से है। इसके बाद आगे है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA का मुख्यालय कहाँ है? तो NDA के मुख्यालय की बात करते हैं तो NDA का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो खड़गवासला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन दोस्त। कौन सा दो? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑपरेशन दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो कहाँ में किया गया है? महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय
सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड दिया गया है। इसके बाद देखते हैं 78 में 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा रहा है? तो इसमें से आपको बताना है, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा रहा है? तो ये आपका भारत है, याद रखना अपना भारत है। इसके बाद है दो क्रमागत संपूर्णांकों का, ये दोस्त आपको मैं आंसर बता देता हूँ, ये आप मैथ जो है खुद से सॉल्व करिएगा वरना वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो आप याद करिएगा 79 में कह रहा है दो क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या के पूर्णतः से विभक्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आगे है एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, तो इस RS 890 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? तो ये क्वेश्चन आप इजी ही है, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो सबसे पहले आप CP निकालते हैं, तो क्या निकालिएगा? 990 मल्टीप्लाई क्या करना है, तो आपको 10% का दोस्त लाभ कमा रहा है, तो नीचे में आप क्या करिएगा, ऊपर में क्या करिएगा 100, तो नीचे में 110 आप करिएगा। इस प्रकार से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 900 आपका CP आ गया। फिर कह रहा है 890 रुपये में बेच रहे हैं, जब आपका CP दोस्त 900 है, जब फिर आप बेच कितना में रहे हैं तो 890 में। एक सेकेंड दोस्त आप रहिएगा बने हुए। हाँ चलिए, आपका CP कितना हो गया दोस्त? CP आपका हो गया 900 और SP कितना हो जाएगा, क्योंकि आप बेच रहे हैं तो आपका 890 हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ देखिएगा दोस्त, यहाँ हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है? तो आप सभी जानते होंगे 10 रुपये का हानि हो रहा है और CP कितना है आपका, तो 900 पे हानि हो रहा है, बट्टा गुना 100। तो आप इस प्रकार से कट करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका निकालने का प्रयास करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा देखिएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बात करें तो 1/1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद है दोस्त दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए दोस्त, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। पहली संख्या आपका 3/2 हो जाएगा और दूसरी संख्या की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। इसके बाद इसको मान सकते हैं, ये x है तो इसको भी आप x मान सकते हैं और दोनों में कह रहा है 15 ऐड कर दिया जाता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x/2, इसमें क्या कर रहे हैं तो 15 ऐड कर रहे हैं और फिर सेकंड आपका जो हो जाएगा वो नीचे में रखिएगा और अनुपात के इक्वल कर दीजिएगा। दोस्त बनाने में थोड़ा सा डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, इसलिए कीपैड पे नहीं हो रहा है। चलिए आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। आपका 81 का आपको आंसर आना चाहिए 48, क्या तो 48 आना चाहिए। इसके बाद आगे है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? देखिएगा दोस्त, जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दिया रहे और तो उस समय में क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपना खुद का ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करना होगा। तो आपका दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे दिया गया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा और रेलगाड़ी का आपको निकालना है तो उसको x मान लेना है। ये टोटल क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। वही फिर बात कर रहा है कितना, तो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो टोटल दूरी और बट्टा चाल क्या हो जाएगा, तो दोस्तों समय हो जाएगा और समय आपको इक्वल में दिया हुआ है कितना 30। इस प्रकार से आप निकालने का प्रयास करिएगा तो ये 30 इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 600 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है एक व्यक्ति 400 रुपये 2 वर्ष के लिए और RS 550 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिए, यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपया मिला तो आपको जो है सो ब्याज की वार्षिक दर आपको कितना प्रतिशत है? ये भी दोस्त सिंपल ही है, आप x मान के भी बना सकते हैं, हालांकि डिस्प्ले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से बनाने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो आप लोग इसमें खुद से बना करके बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसी धन को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये मिश्रण आपको दिया गया है इतना, तो आप धन कितना होगा? तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, तो ये आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 हो जाएगा। इसके बाद आगे है एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, इसका आयतन भी दिया गया है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद आगे है आप लोग दोस्त बनाने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना मार्क्स इसमें आना चाहिए, ताकि आपको बिहार कांस्टेबल आराम से हो जाए।
तो चलिएगा 86 की बात करते हैं। 86 में आप क्वेश्चन पढ़ के आप बना करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 87 की बात करते हैं। 87 का राइट आंसर 1/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 88 की बात करते हैं। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 88 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ये रीजनिंग है और रीजनिंग को आप बनाने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कितना इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 90 में, देखिएगा दोस्त 90 में भी आपका रीजनिंग है। एप्पल को 25 लिखा जाता है और जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो पैकेज को क्या लिखा जाएगा, ये रीजनिंग आप बना लीजिएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या होगा तो 49। ये भी बहुत ईजी है, मैं दोस्त बता देता हूँ। देखिए ये कितना डिजिट है, तो 5 डिजिट है तो 5 का स्क्वायर कर दिया गया है। ये 6 डिजिट का है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 7 डिजिट है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। इसके बाद देखिएगा दोस्त आप अपने से खुद माइंड लगाने का प्रयास करिएगा और मैं हालांकि आंसर बता देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। जो यहाँ जो आपको रेखांकित किया गया है उसमें कह रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम की बात करते हैं तो ये आपका निजवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्त उल्लास का क्या हो जाएगा तो उत जोड़ लास होगा, याद रखना है, उल मत करिएगा, उत जोड़ लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न शब्द में के लिए प्रयुक्त समास का चयन करना है आपको। समास कौन सा है, सुख और दुख में कौन सा समास है, ये आपका द्वंद्व समास है, याद रखना है दोस्त। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा दोस्त। समास से पूछा ही जाता है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मुहावरा से भी पूछा जाता है, तो आप हिंदी को भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसके बाद कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका ईर्ष्यों को जल उठाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं एडम पेज का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ करके इसको राइट आंसर आप दे सकते हैं। क्या है यहाँ टू हैव एन इचिंग फ्लेम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का क्या हो जाएगा तो 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू बी गेनली फॉर मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या करना है दोस्त, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, हाँ चॉइस द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिव वर्ड। आपको इसमें से अपोजिट मीनिंग इसका ढूंढना है, तो किसका, तो ये आपको दिया गया है और आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडजेक्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो ये आपको जो है सो क्या कर रहा है, चॉइस द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिव वर्ड। आप इसमें जो है सो आपको दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखिएगा दोस्त इसमें से आपको क्या ए हाउस ऑफ डिजिटर फॉर ए डॉग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनॉट, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 100 में बात करते हैं तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा क्या लीव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये आपको टेस्ट कैसा लगा, अगर इसी प्रकार के आप टेस्ट चाहते हैं ज्ञान बिंदु का जो वहाँ चलता है क्लास में, तो अगर चाहते हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप PDF चाहते हैं तो जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।